हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएचयू वाले। तो आज हम बात करेंगे एआईएससी के सिलेबस के ऊपर। एआईएससी जिसका पूरा नाम अगर हम लोग देखें तो इसे कहते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्किटेक्चर। इसका जो पेपर कोड है आपका वो है HUQ P01। तो अगर आप एआईएससी से एग्ज़ाम देंगे और फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो फॉर्म फिलअप करने से पहले आप कोड को ज़रूर से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पिछले टाइम जो है कि बहुत सारे बच्चों ने ये गलती की थी कि उन्होंने कोड गलत की थी और फिर वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। तो याद रखिएगा, अगर आप हिस्ट्री से दे रहे हैं तो उसका कोड ध्यान रखिएगा, वो आपको हमने सिलेबस में डिस्कस किया है। और अगर आप एएससी से देना चाहते हैं, यानी कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्किटेक्चर से देना चाहते हैं एग्ज़ाम, तो उसके लिए कोड HUQ P01 है। तो फॉर्म भरते समय इस चीज़ का विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे जो थे एएससी डिपार्टमेंट से, जो कि बीएचयू में अगर आप होंगे हिस्ट्री डिपार्टमेंट को देखे होंगे तो उसके ठीक सामने एएससी डिपार्टमेंट है। तो वहाँ के बच्चों की क्वेरी थी कि एएससी का भी सिलेबस मैम एक बार डिस्कस कर दीजिए, काफ़ी समझ में नहीं आ रहा, कुछ चीज़ें बहुत ही शॉर्ट में जो है कि डिस्क्राइब कर दिया गया है सिलेबस। एक बार एएससी के सिलेबस को भी जो है कि डिस्क्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत कम इस पे वीडियो है, बहुत कम सोर्सेज मिल रहे हैं इस पे। तो इसलिए आज हमने एएससी के लिए सिलेबस डिस्कस करने के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो सिलेबस की तरफ आप लोग देखें अगर, तो ये एनटीए की मैंने जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से ये सिलेबस डाउनलोड किया है और मैंने इसमें कोई भी करेक्शन नहीं किया। ये सेम टू सेम आपका एनटीए ने जो सिलेबस बताया है उसी को मैं डिस्क्राइब करूँगी। इस सिलेबस में अगर आप देखेंगे, आपने यहाँ पे टाइमलाइन देखा होगा 600 BC टू 1200 AD। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, टाइमलाइन को अगर ध्यान देंगे, तो आपको बिल्कुल जो एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस हमें जो पढ़ना है, एंशिएंट के लिए जो हम लोग पढ़ते हैं स्टोन एज से स्टार्ट करते हैं और उसको एंशिएंट हम लोग कहाँ तक पढ़ते हैं, प्री मिडिवल तक, यानी कि 1200 AD तक पढ़ते हैं। जब हम लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत 1206 में एडी होता है, इस्टेब्लिश होता है, उसके कुछ टाइम पहले तक का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। प्री मिडिवल का जो टाइम लाइन है वहाँ तक हम लोग इस हिस्ट्री को पूरा पढ़ते हैं। जो एनटीए ने अपना जो सिलेबस जो स्ट्रक्चर किया है पूरा, यहाँ पे देखिए ये भी है, ये पूरा आपका सिलेबस है। जो स्ट्रक्चर किया वो थोड़ा सा देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यहाँ पे सिलेबस जो है कि 600 BC से स्टार्ट किया गया है, 600 BC। यहाँ पे एनटीए ने जो पहला पॉइंट है एनटीए का, तो वो देखेंगे वहाँ पे लिखा है टाइम लाइन 600 BC टू 1200 AD। ठीक है, इसका मतलब देखेंगे 600 BC किस चीज़ का टाइम लाइन है, तो महाजनपदाज का है। इसमें हम लोग महाजनपद काल को पढ़ते हैं। जो 16 महाजनपद होंगे, काशी, कौशलंग, मगध, जितने भी 16 महाजनपद है उनके बारे में पढ़ना है कि कैसे जन से जनपद और जनपद से महाजनपद का रूप लेता है, और ये महाजनपद कैसे फिर एक साम्राज्य, हर्यक, शिशुनाग, मगध जैसे इतने बड़े साम्राज्य का अंग बनता है, यहाँ से लेकर 1200 AD। ठीक है, यहाँ हम लोग देखेंगे प्री मिडल, इसे मध्यकालीन भारत कहेंगे, मध्यकालीन या पूर्व मध्यकाल। ठीक है, पूर्व मध्यकाल के इतिहास को हमें पढ़ना है। ठीक है, पूर्व मध्यकाल के इतिहास को पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग इस एडी में देखेंगे राजपूताज के बाद कैसे जो है कि मुस्लिम, अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण, ये सारी चीज़ें होती हैं, और एक हिंदू साम्राज्य से कैसे भारत में एक बड़ा सा मुस्लिम साम्राज्य स्थापित होता है, उसके बारे उस वहाँ तक के इतिहास को हम लोग, यानी कि मुस्लिम सत्ता स्थापित होने तक के इतिहास को हमें डिटेल से पढ़ना है। ठीक, दूसरी बात अगर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे पहला जो पॉइंट आपका दिया है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम circa 600 BC टू 1200 AD। आगे सबसे पहले एनटीए ने जो सिलेबस बनाया है वहाँ पे आपको दिया है कि सबसे आगे आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ना है, यानी कि जो कैसे कैसे साम्राज्य स्टैब्लिश हुए हैं 600 BC में, महाजनपद से कैसे साम्राज्य बने और अलग अलग वंश, अलग अलग शासकों ने आए अपने साम्राज्य को स्थापित किए, उन शासकों के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ एक मिनट। ठीक है, पहला पॉइंट आप देखेंगे जो है आपका कि उन शासकों, रूलर्स को पढ़ना है आपको। ठीक है, रूलर्स, उनकी पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। ठीक, एक चीज़ और आप यहाँ पे देखेंगे, हम लोग जब एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो उसे किससे स्टार्ट करते हैं, प्री हिस्टोरी से। ठीक है, आपको पता होगा कि जो एंशिएंट हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन किया गया है एंशिएंट का, ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन सोर्स के आधार पे, यानी कि स्रोतों के आधार पे एंशिएंट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपको बता दें प्री हिस्ट्री। ठीक है, इसे जो है कि प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं, प्रागैतिहासिक। ठीक है, दूसरा आपका प्रोटो है, आद्य ऐतिहासिक, और तीसरा हिस्ट्री है, ऐतिहासिक। ठीक है, सोर्स के आधार पर हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है।
और हम लोग जब इतिहास पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इसी से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे प्री हिस्ट्री किस में आता है, तो आपको बता दें प्री हिस्ट्री जिसमें स्टोन एज आता है, यानी कि ऐसी हिस्ट्री जिसके कोई हमें जो है कि रिटन सोर्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। रिटन सोर्स हमको नहीं मिलते, जितने भी आर्कोलॉजिकल एविडेंस है, पुरातात्विक साक्ष्य है, उनके आधार पे हम लोग जिस इतिहास को पढ़ते हैं, ठीक है, पुरातत्व के साक्ष्य के आधार पर जिस इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो स्टेनोज में जो है कि स्टोन के जो उपकरण मिले, स्टोन पे लिखे जो हमें स्टोन के आधार पे जो इतिहास लिखे गए, स्टोन को देख के जिन इतिहासों को हमने पढ़ा, उसको समझा, बहुत सारे इतिहासकारों ने उसका वर्गीकरण किया, उस इतिहास को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक किसे कहते हैं, जिसमें हम पुरातात्विक, ठीक है, पुरातात्विक के साथ साथ पुरातात्विक के साथ साथ लिखित साक्ष्य दोनों हमें मिले हुए हैं, लेकिन जो ये लिखित साक्ष्य है, जो इसकी लिपि हमें मिली है, उसे हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो इनका हम लोग इनके लिखित साक्ष्य तो मिले, लेकिन उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं। इनका हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो पुरातात्विक के पे ही पढ़ते हैं, क्योंकि लिखित साक्ष्य को पढ़ नहीं पाए, उन्हें अभी समझा जा सकता है, फ्यूचर में हो सके तो और इस पे रिसर्च और इसे आगे पढ़ा भी जा सकता है। तो अभी इसको आद्य ऐतिहासिक में रखते हैं। तो ये जो आद्य ऐतिहासिक है, इसके अंदर हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन कह ले, इंडस वैली सिविलाइजेशन कह ले, तो इसे हम लोग प्रोटो हिस्ट्री में कहते हैं, ठीक है। दूसरा में देखेंगे हिस्ट्री, जिसमें हम लोग पुरातात्विक, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल और जो है कि रिटन दोनों सोर्सेज मिलते हैं, और दोनों के आधार पे हम लोग, दोनों सोर्सेज हमें अवेलेबल है, दोनों के आधार पे हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं, समझते हैं, और काफ़ी अच्छे तरीके से हमें हिस्ट्री को लिखा गया है, तो उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे तो वैदिक एज भी वैदिक एज से लेके, वैदिक में जो एज है, वैदिक से लेके महाजनपाद, और उसके बाद जितने भी काल है वो सारे आ जाते हैं इस हिस्ट्री में, ठीक है। तो इसमें वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग को कुछ कुछ लिटरेरी सोर्सेज भी मिले हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज भी मिले हैं, उनकी कार्बन डेटिंग की गई है, और भी बहुत सारी चीज़ों से हमें हिस्ट्री प्राप्त की है। तो ये आपको हमने बताया कि एंसेंट हिस्ट्री है। तो आपको हमने बताया कि एंसेंट हिस्ट्री जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्री हिस्ट्री से, ठीक है, यानी कि स्टोन एज से स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे अगर सिलेबस देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पे एक लाइन दिख रही होगी, दूसरी लाइन, मैं सिलेबस यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि आप समझेंगे कि जब आप पहली लाइन को देखेंगे तो आप समझेंगे कि हमें स्टोन एज नहीं पढ़ना है, हमें जो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, एएससी के लिए जो सिलेबस स्टार्ट करना है वो कहाँ से पढ़ना है, महाजनपदार्थ से। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको जो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करना है वो स्टोन एज से स्टार्ट करना है। यहाँ पे देखिए स्टोन एज ना लिख के यहाँ पे प्री हिस्टोरी लिखा है और प्रोटो हिस्ट्री लिखा है, तो इसका मतलब आपको हमने पहले बता दिया। प्री हिस्ट्री का मतलब यहाँ पे आपका स्टोन एज है, और प्रोटो का मतलब क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों पढ़ना है, यानी कि आपको स्टोन एज पढ़ना है, जिसमें आप देखेंगे आपके स्टोन एज में ये दूसरे पॉइंट को मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। इसमें आपको स्टोन एज पढ़ना है और इसमें आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है, ठीक है। स्टोन एज में भी आप देखेंगे तीन है, पैलियो, पुरापाषाण काल, मेजो मध्य पाषाण काल और नियो नवपाषाण काल। स्टोन एज को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया, और इस स्टोन एज में भी पैलियो को जो है कि तीन भागों में डिस्क्राइब किया गया है, निम्न, मध्य और उच्च, ठीक है। लोअर लोअर पैलेयोलिथिक एज, मिडिल और इसके बाद है उच्च परापाषाण काल, ठीक। तो ये तीन एज में डिस्क्राइब किया गया। इसके बाद मिसो है, फिर नियो, फिर इसमें एक और आता है चैल्कोलिथिक एज, ठीक है, चैल्को, जिसे ताम्र प्रासार कहते हैं, ताम्र, ठीक। ताम्र प्रसार का मतलब है कि जब पत्थर के साथ तांबे का यूज होने लगा था, तो उस एज को पढ़ना है कि कैसे देखेंगे कि पत्थरों के साथ तांबे का यूज होने लगा, और फिर जो है कि इसमें इस एज में विस्तार हुआ था, तो इस एज को भी हमें पढ़ना। ये नॉर्थ और साउथ में थोड़ा सा डिफरेंट है इसका, इस एज का, तो ये चीज़ों को हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ना है। इसमें अलग अलग साइट्स हैं, कौन सी पैलेयोलिथिक साइट है, मेसोलिथिक साइट है, नियोलिथिक साइट से कहाँ से क्या मिले हैं, इसको बहुत डिटेल से पढ़ना, और ये पूछे भी जाते हैं। दूसरा है आपका इंडस, और किसने किस साइट को ढूंढा है, कब ढूंढा है, ये सारी चीजें हैं। दूसरा इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे।
इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि भारत में काफ़ी विस्तरित है और भारत के बाहर भी है। जब हमारा भारत का बंटवारा नहीं हुआ था तब, अब भारत के बाहर ही हम उसको कहेंगे। तो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग देखना है कि किन किन क्षेत्रों में फैला है, किस किस नदी के किनारे है, कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो हो गया आपका, और देखेंगे धौलावीरा, राखीगढ़ी, मनावली, तो मेहरगढ़, ये सारी जो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स हैं। फिर इसमें देखेंगे प्रमुख व्यक्तियों को, जैसे दयाराम साहनी, मार्के, मैशर और मार्शल, और देखेंगे कनिंघम, इनकी जो बुक्स हैं, बुक्स पे भी पूछ देता है, तो ये इसे हमें डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको हमने बता दिया कि प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। तो आपने समझ के स्टोन एज से इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपको स्टार्ट करना है और इन्हें काफ़ी डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि एएससी है और आपको एनसीएन का पार्ट बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि काफ़ी डिटेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आपको पूरे डीप से स्टार्ट करना है, डीप से पढ़ना, हर एक चीज़ को काफ़ी डिटेल से पढ़ना है। फिर दूसरा हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पे हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री में आप पहला जो देखेंगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 600 यहाँ पे बीसी होगा, एडी नहीं होगा। ठीक है, 600 BC टू 300 AD, यहाँ पे आपको देखेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। वेट, एक मिनट रुक जाइए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि 600 BC टू, पहला आपका जो पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ना है वो आपको 600 BC टू 300 BC पढ़ना है, 300 AD सॉरी पढ़ना है। तो यहाँ पे आप महाजनपद से स्टार्ट करेंगे, 16 महाजनपदों को पढ़ेंगे आप, जहाँ पे देखेंगे महाजनपद एज स्टार्ट होता है, धीरे धीरे रिलीजन्स आ जाते हैं, बौद्धिज्म जैनिज्म आ जाते हैं, लोहे का आविष्कार हो चुका होता है, जिससे देखेंगे बड़े बड़े साम्राज्यों का विस्तार होने लगता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बैकग्राउंड में, तो इनको आपको डिटेल से पढ़ना है। 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ना है कि वो किस लोकेशन में थे, वहाँ पे कौन से राजा थे, ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। यहाँ पे 300 AD का मतलब आपको मौर्य एज तक पढ़ना है, यानी कि मौर्य काल को काफ़ी विस्तार से पढ़ना है। इसमें बीच में देखेंगे महाजनपद से मौर्य काल के बीच में आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना होगा, जिसमें देखेंगे मगध साम्राज्य को दिखेंगे, जिसमें हर्यक देखेंगे, मगध साम्राज्य में आप देखेंगे हर्यक, शिशुनाग, नंदा डायनेस्टी, और इस नंदा डायनेस्टी के बाद आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य जैसे एक बड़े साम्राज्य का उदय होता है, इसमें अशोका जैसे महान शासक होते हैं। इनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है इस एज में। दूसरे अगर पॉइंट की तरफ बात करेंगे, जो हम लोग बता रहे हैं 600 BC टू 300 AD, इसमें आपको सिर्फ रूलर्स के बारे में ही नहीं, आपको रूलर्स को भी पढ़ना है, उनको उनके पॉलिटिकल जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी पढ़ना है, इकोनॉमी को भी पढ़ना है, उसके बाद हम देखेंगे उसके सोशल बैकग्राउंड को भी पढ़ना है, उनके कल्चर को भी पढ़ना है, यानी कि हर एक पहलू को आपको टच करना है, हर एक चीज़ों को, उनको लिटरेचर को भी पढ़ना है, उनके जो इंस्क्रिप्शन हमें आर्कियोलॉजिकल इंस्क्रिप्शन मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिले हैं, जिससे हम इनके जो है कि इतिहास को पढ़ते हैं, उन्हें भी काफ़ी डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग पॉइंट की तरफ बात करें, तो आप देखेंगे कि दूसरा जो पॉइंट है आपका वो है 300 AD टू 750 AD। ठीक है, जो आपका दूसरा है 300 AD से, यहाँ पे हम लोग देखिए कि जो आपका दूसरा पॉइंट है, पॉलिटिकल हिस्ट्री आपका पढ़ना है 300 AD टू 750 AD, यानी कि आपको मौर्य एज के बाद, यहाँ से मौर्य एज के बाद जो अलग अलग बहुत सारे साम्राज्यों ने इसका स्थान लिया, एक बड़े साम्राज्य के बाद अलग अलग साम्राज्यों ने साउथ और नॉर्थ दोनों में लिया, और यहाँ पे जो आप टाइमलाइन 750 देख रहे होंगे, ये पूरा मध्यकाल यहाँ से माना जाता है। इतिहासकारों ने माना है, इस कालक्रम को निर्धारित किया है कि इस 750 से लेके 1200 तक के काल को पूरे मध्यकाल कहते हैं। ठीक, मध्यकाल शुरू होने के पहले के, यानी कि एंशिएंट और मिडवल के बीच के टाइम पीरियड को पूरे मध्यकाल कहते हैं। उस बीच में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है। ठीक, तो इस एज में आपको पढ़ना है, देखेंगे साउथ में सातवाहन हो जाएंगे, सातवाहन को पढ़ना है, गुप्तास को पढ़ना है, वर्धन को पढ़ना है, कदम्बास को पढ़ना है, इनको पढ़ना है हमें। ठीक है, ऐसी बहुत सारी डायनेस्टीज, हर एक छोटी छोटी डायनेस्टीज को आपको पढ़ना है, जिसका मैंने नाम नहीं लिया, वो सारी डायनेस्टीज को आपको डिटेल से बिल्कुल पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट भी हो गया क्लियर। आपको हमने जैसे मौर्य में बताया कि उनके हर पहलू को छूना है, यानी कि आपको उनके इकोनॉमिक, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, सोशल, कल्चर, लिटरेचर, हर एक चीज़ों को आपको डिटेल से पढ़ना है।
दूसरा हम लोग टाइमलाइन देखेंगे अगर, तो आपका है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया 750 टू 1200 एडी, और दूसरा वो आप वही देख रहे होंगे तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया 750 एडी टू 1200 एडी। तो यहाँ आपको एक चीज़ बता दें कि जो ये टाइम लाइन है 750 एडी टू 1200 एडी, इसको दो पार्ट में बांट दिया गया है। इस पूर्व मध्यकाल को, इस ये टाइम पीरियड कौन सा है, पूर्व मध्यकाल का टाइम पीरियड है। कभी कभी आपको टाइमलाइन भी पूछ देता है कि पूरे मध्यकाल का समय किस शताब्दी से स्टार्ट हुआ है, चाहे कौन सा टाइम पीरियड है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसको दो भागों में बांटा है, उत्तर और दक्षिण। उत्तर में देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में बहुत सारे राजपूत राज्यों का, बहुत छोटी छोटी क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो गया था, और इसे हमें राजपूतों का भी काल कहते हैं इस टाइम पीरियड को। तो इसमें बहुत सारे क्षेत्रीय जो है कि शक्तियाँ थी, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें गुर्जर थे, गुर्जर प्रतिहार, चंदेल, चालुक्य, चाहमान, ये सारे देखेंगे हम लोग उत्तर में थे। बहुत सारे ऐसे बहुत सारे डायनेस्टीज है, चंदेल, गुर्जर, चाहमान, चालुक्य, गढ़वाल, ये सारे उत्तर में थे, इनके बारे में डिटेल से पढ़ना है। दक्षिण में देखेंगे राष्ट्रकूटास थे, वाकाटा थे, बादामी के चालुक्य थे, तो इनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। यानी कि उत्तर और दक्षिण में बहुत सारे इस टाइम पीरियड में छोटी छोटी शक्तियाँ उभर के आई थी। जब एक बड़े साम्राज्य का विघटन होता है तो फिर हम लोग देखते हैं कि जो साम्राज्य होता है वो अलग अलग जो है कि क्षेत्रीय शक्तियाँ पनपने लगती हैं, और इन क्षेत्रीय शक्तियों के पनपने के कारण ही और इनमें एकता ना होने के कारण ही हम देखते हैं कि अरब और तुर्क आक्रमण होते हैं, और एक हिंदू साम्राज्य राज्य से देखेंगे कि कैसे पूरी की पूरी तरह सिचुएशन बदल जाती है और मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाती है। तो ये सारी सिचुएशन को हम लोग 750 से 1200 ईस्वी में देखेंगे, और इसमें भी हम सिर्फ रूलर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, इसके बैकग्राउंड को पढ़ेंगे। बैकग्राउंड के बाद आपको बता दें कि इसके प्रशासन को हम लोग देखेंगे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को, सामाजिक व्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को, सारी चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक आपको बता रहे हैं ये काफ़ी एनटीए का फेमस हो गया है टॉपिक, क्योंकि इससे अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने लगे, तो इसे आप काफ़ी डिटेल से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, वेट, सिलेबस की तरफ फिर से चलते हैं। तो हमने ये पूरा देख लिया पॉलिटिकल हिस्ट्री कैसे क्या, आपको आशा करते हैं समझ में आएगा पूरा, क्योंकि मुझे जितना हो सके डिटेल से डिस्क्राइब करने का, मैंने सिलेबस डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। तो फिर आगे जो भी चीज़ें हैं वो लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ें तो वहाँ पे एंशियंट इंडियन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वही आपको हम बता रहे थे कि हम लोग जो हिस्ट्री एंशियंट में पढ़ेंगे उसमें हम लोग सोशल बैकग्राउंड को देखेंगे कि उस टाइम सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। दूसरी आप देख रहे होंगे यहाँ पे हम इकोनॉमिक, ठीक है, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, और इंस्टीट्यूशन, लाइफ इंस्टीट्यूशन यानी कि वहाँ उनकी जो है कि लाइफ कैसी चल रही थी, उनके लिए संस्थानें कौन कौन सी थी। तो यहाँ पे देखेंगे सामाजिक व्यवस्था में देखेंगे वर्णा सिस्टम को देखेंगे, वर्ण व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। वहाँ पे देखेंगे कि पहले ऋग्वेद में देखेंगे जन्म आधारित थी, उसके बाद कर्म आधारित थी, उसके बाद देखेंगे कि उत्तर वैदिक में कैसे जन्म आधारित हो गई, ये सारी चीज़ें वर्णा सिस्टम को देखेंगे। आर्थिक में देखेंगे कैसे ये लोग जो है कि पशुपालन से कृषि की तरफ बढ़े, कृषि से फिर उन लोग व्यापार की तरफ बढ़े, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से देखेंगे। इकोनॉमिक में, लाइफ इंस्टीट्यूशन में देखेंगे कौन कौन से उस टाइम के संस्थान थे, शैक्षणिक संस्थान थे, जिनमें हम लोग देख लेंगे कि हम लोग को बहुत सारे फेमस इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें देखेंगे तक्षशिला, ठीक है, बौद्ध विहार, मठ जितने भी हैं, नालंदा हो गया आपका, विक्रमशिला हो गया आपका, उदंतपुरी, जो पाल वंश में देखेंगे बहुत सारे जो है कि पाल वंश, पाल राजाओं के द्वारा बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के इस्टेब्लिश किया गया था। तो उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन से व्यक्ति किस कहाँ से शिक्षा ग्रहण किए, किन्होंने इसको ध्वस्त किया, कैसे ये आया, तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से पढ़नी है। तीसरे हम लोग देखें आगे तो रिलीजन एंड फिलोसफी ऑफ एंशिएंट इंडिया, जिसमें आप देख रहे होंगे वैदिक एंड प्योर रिलीजन, जैनिज्म एंड बुद्धिस्ट। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे आपको जो पढ़ना है, तो पहले तो रिलीजन की बात करें तो एंशिएंट में जो भी जो है कि धार्मिक सुधार हुए थे, देखिए महाजनपद के बाद बहुत सारे जो है कि धर्म पनपने लगे, तो धर्म में सुधार होने लगे थे। तो वहाँ पे हम लोग जैन धर्म को डिटेल से पढ़ना है, बौद्ध धर्म को डिटेल से पढ़ना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें भागवत, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म जो भी कह लीजिए, इसके कई सारे संप्रदाय भी आते हैं, उनके बारे में डिटेल से पढ़ना है। शैविज्म के बारे में डिटेल से पढ़ना है, शैव धर्म में भी बहुत सारे संप्रदाय आए, उनके कौन
थे, उसके संप्रदाय को बनाने वाले, उनके बारे में डिटेल से पढ़ना है। उसके बाद आप देखेंगे एंशिएंट फिलॉसफी की बात की जा रही है यहाँ पे। तो एंशिएंट फिलॉसफी की अगर बात करें, यानी कि दर्शन की बात करें, तो दर्शन में भी आप जानेंगे कि जो है कि सांख्य को पढ़ना है आपको, योग, सांख्य, योग, ये जितने भी हैं व्याकरण आपके 6 हैं, उनको बारे में पढ़ना है। तो ये दर्शन को काफ़ी अलग अलग लोगों ने डिस्क्राइब किया है, तो इसे हम लोग पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे इनके नेक्स्ट हम लोग देखें तो अर्ली इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो इसमें आप देखेंगे कि आपको इसमें पढ़ना है कि जो एंशिएंट इंडियन में कौन कौन सी कला और स्थापत्य कला थी। ठीक है, किस कला और स्थापत्य कला के द्वारा वहाँ पे भवन निर्माण हो रहे थे। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर की शुरुआत हम लोग देखेंगे तो गुप्ता पीरियड से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। गुप्ता पीरियड को स्वर्ण काल भी कहते हैं, गोल्डन एज भी बोलते हैं। और गुप्ता के बाद धीरे धीरे देखेंगे ये बढ़ता ही जाता है। चंदेलों के टाइम में देखेंगे खजुराहों में, गुप्ताज के टाइम देखेंगे बहुत सारे मंदिर बनते हैं। मंदिरों की भी कई सारी शैलियाँ हैं, उनके बारे में आपको पढ़ के जाना है कि कौन सी शैली के कौन से मंदिर हैं और किधर किस जो है कि क्षेत्र में ये फेमस है। जैसे देखेंगे नागर शैली है आपकी, उसके बाद देखेंगे द्रविड़ शैली है और बेशर शैली है। ये मंदिर की शैली है आपकी। तो ये नागर आपके नॉर्थ में होती है, द्रविड़ साउथ में होती है और बेशर मिडल में है, यानी कि मध्य प्रांत में। चालुक्य द्वारा स्टार्ट की थी। नागर और द्रविड़ की दोनों मिक्स है। ठीक है, इसमें नागर और द्रविड़ दोनों मिक्स है। तो इसमें क्वेश्चन आपके बनेंगे कि कौन सी मंदिर किस शैली में है, कहाँ पे है, किन शासकों द्वारा बनवाए गए हैं और कौन कौन सी स्थापत्य की कलाएं इनमें यूज हुई है। ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी डिटेल से पूछा जाता है। अब आप देखेंगे अगर यूजीसी के क्वेश्चन देखे होंगे, चाहे नेट अब जो पीजी के लिए भी क्वेश्चन बन रहा है, उससे ये क्वेश्चन काफ़ी उठने लगे हैं, हिस्ट्री के बच्चों को भी पूछा जाना लगा है। चलिए अब नेक्स्ट सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, वेट, यहाँ पे हमने जो सिलेबस पढ़ा तो यहाँ पे एंशिएंट इंडियन पैलियोग्राफी एंड एपिग्राफी। ठीक, इसके बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि अभिलेखों के अध्ययन को, कैसे अभिलेखों का अध्ययन किया जाता था, इसके बारे में आपको पढ़ना है अच्छे से, डिटेल से, उनको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना है। इसको हम लोग देखेंगे, हिस्ट्री के बच्चे ये नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप इसे डिटेल से पढ़ लीजिएगा। तो इसके बारे में आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि जो एंशिएंट जो आर्कियोलॉजी वाले बच्चे हैं उनके लिए ये काफ़ी विशेष है। इससे काफ़ी भी उतने क्वेश्चन नहीं बने, फिर भी आप इसे डिटेल से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे एंशिएंट इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक का मतलब होता है सिक्कों का अध्ययन। ठीक है, मुद्रा शास्त्र भी बोलते हैं इसको। सिक्कों के अध्ययन के द्वारा हम पता लगाते हैं कि उस समय के उन पे जो इंस्क्रिप्शन खुदे होते हैं, उस पे जो चित्र बने होते हैं, उनके द्वारा हम पता करते हैं कि जैसे कि देखेंगे कि बहुत सारे राजाओं ने किसी देवता की अगर चित्र वहाँ पे अंकित किए तो मानते हैं कि इस जो है कि धर्म को फॉलो करते थे। और बहुत सारी उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सारी चीज़ों को हम पहचानते हैं और इतिहास का अध्ययन करते हैं। यानी कि सिक्कों से हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है। अगर सोने के हैं, चांदी के हैं और उनके तांबे के हैं तो उनकी आर्थिक व्यवस्था का इससे मूल्यांकन किया जाता है। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग सिक्कों के द्वारा भी अध्ययन करते हैं, तो उसी को हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखेंगे कुशानास जो है कि उसके टाइम काफ़ी सारे सिक्कों का हम लोग को अलग अलग टाइप के सिक्के हैं और उसका हम लोग को अध्ययन करना होता है। गुप्ताज में देखेंगे, मिडवल एज में भी देखेंगे, तो इसमें जो है कि सिक्कों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा देखेंगे एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ना है, जिसमें आप देखेंगे कि वेट, इंडिया, इसमें दिया इंडियाज कल्चर कॉन्टेक्स्ट में साउथ ईस्ट एशिया। तो हम लोग को साउथ ईस्ट एशिया के कल्चर को, सिविलाइजेशन को पढ़ना है। इसलिए हमें इसको पढ़ना है जब आप भारत के पूर्व की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आप देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया के कई सारे, जो ये पूर्व की तरफ ही सटा हुआ है, इसमें आप देखेंगे बहुत सारे देश आते हैं साउथ ईस्ट एशिया में। जो इसका सिविलाइजेशन पढ़ना है, इसमें आप देखेंगे वियतनाम, बर्मा, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, बहुत सारे देश हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमें अपनी भारतीय परंपरा दिखती है। बहुत सारे भारतीय परंपरा यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। भारतीय जो है कि हिंदू मंदिर देखने को मिलते हैं, बौद्ध मंदिर देखने को मिलते हैं, जैन मंदिर देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे भारतीय जाके प्रचार प्रसार किए। तो ये सारी सभ्यताओं को हमें पढ़ना होता है कि कैसे जो है कि भारत और साउथ ईस्ट एशिया की सभ्यता एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो उस सभ्यताओं के बारे में हमें अच्छे से डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना है। तीसरा अगर देखेंगे आप तो
ये जो आपका पेपर है, अगर आप हिस्ट्री से होंगे या फिर एएससी से होंगे, तो आपको ये सेमेस्टर में भी देखने को मिलेगा। जब आपका एडमिशन हो जाएगा, तो ये आपका सेमेस्टर का एक पेपर भी होता है, काफ़ी डिटेल से पढ़ना होता है। तीसरा अगर देखें, तो ये भी जो दोनों पार्ट है, ये भी आपको एंशिएंट इंडियन पढ़े आप, चाहे आर्कियोलॉजी लें या फिर हिस्ट्री लें, ये दोनों पेपर आपको जो है कि सेमेस्टर पेपर में देखने को मिलेंगे। दूसरा है, क्योंकि इसके बिना जो है कि देखें, एक तरह से हिस्टोग्राफी के बिना हिस्ट्री को पढ़ना, जो इनको इसको बिना समझे कि इतिहास लेखन किस विचारधारा से, किस तरह से लिखा जा रहा है, आप हिस्ट्री को कभी समझ नहीं पाएंगे जब तक आप हिस्टोग्राफी नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हिस्ट्री राइटिंग एंड हिस्टोग्राफी ऑफ एंशिएंट इंडिया, यहाँ आपको पढ़ना है कि कैसे प्राचीन काल में किस विचारधारा को लेकर, किन चीज़ों को यूज करके, किस सिचुएशन में जो है कि इतिहास को लिखा गया है। कहा जाता है कि जो इतिहास होता है वो समकालिक इतिहास होता है। कॉलिंगवुड का कहना है कि ऑल हिस्ट्री इज कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, यानी कि अगर हम इस टाइम में कोई इतिहास लिखेंगे, तो इस टाइम की जो विचारधारा है उस इतिहास लेखन को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। अगर मैं अभी इतिहास लिखूंगी, तो ऐसे एंशिएंट में जो उस टाइम की सिचुएशन थी, उस टाइम जो राइटर्स लिखे, तो उनको उस टाइम की सिचुएशन उन्हें इफेक्ट की, और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्होंने इतिहास लिखा। उस टाइम जो विचारधारा थी, उनकी जो दृष्टिकोण था इतिहास लिखने का, देखने का, चीज़ों को उस विचारधारा से लिखा है। तो इसी में हम इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं काफ़ी डिटेल से। और इसमें देखेंगे कुछ बुक्स के भी नाम पढ़ने होते हैं आपको, फेमस बुक्स के किसने लिखा है, इसमें किस चीज़ का वर्णन है, या फिर आपको कोई कोट्स दे देगा हिस्टोग्राफी से रिलेटेड कि किस इतिहासकारों ने क्या कहा है। जैसे आपको हमने बताया कि ऑल हिस्ट्री इज कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, तो ये कॉलिंगवुड ने लिखा है, काफ़ी फेमस है, इनके बहुत सारा पूछा जाता है। इन्होंने आइडिया ऑफ हिस्ट्री नामक बुक लिखी, और ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसने ये बुक लिखी है। तो ऐसे बहुत सारे, अगर आपने पेपर देखा होगा पीवाईक्यू, यूजीसी नेट, जेआरएफ या फिर पीजी का, तो उसमें ये सब दिया है। तीसरा अगर हम लोग देखें, हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, आपको ये जो इसमें आपको पढ़ना है कि कैसे प्राचीन भारत से लेके अभी तक विज्ञान और तकनीकी में बदलाव हुए, कैसे उस टाइम जो है कि विज्ञान और तकनीकी का स्वरूप था, और धीरे धीरे कैसे कि बढ़ता चला गया, किन लोगों का इसमें योगदान रहा, ये सारी चीज़ों को हमको पढ़ना है। तो ये आपका पूरा एक सिलेबस था, और मैंने इसे काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश किया ताकि आपको समझ में आए। तो आशा करते हैं कि आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे ऐसे ही और लेक्चर के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।